చూస్తే బీజేపీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల కార్యక్రమంలో సుష్మా స్వరాజ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. जब मैं उन्हें बताती हूँ कि पहले देश में मोबाइल फोन बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थीं, आज भारत में 127 मोबाइल फैक्ट्रीज आर फंक्शनिंग, तो वो चौंक जाते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आंकड़ा पहले 142 था, 142वां, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 65 अंक ऊपर उछलकर हम अब 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व में 14 नए एम्स, 118 मेडिकल कॉलेज, 5000 जनौषधि केंद्र और 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बताती हूं कि हमारे यहाँ 14 IIIT, 7 IIT, 7 IIM, 1 NIT, 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और इससे भी ज्यादा जो बात मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहती हूं कि भारत का प्रभुत्व और भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में जितनी बढ़ी है, उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी। और मैं इसका उदाहरण देना चाहती हूं। पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी को 5 बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। सऊदी अरब ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री को दिया। फलस्तीन ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। अभी 3 दिन पहले आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। साउथ कोरिया ने अपने यहां का प्रतिष्ठित सोल पीस प्राइज से प्रधानमंत्री जी को नवाजा। और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने जलवायु परिवर्तन में अभूतपूर्व काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ के अवार्ड से नवाजा। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह है भारत का प्रभुत्व। और पहले कुछ लोग 2014 से पहले यहां के राजनीतिक पंडित कहते थे कि अरब वर्ल्ड की तो नक्शे से मिटाई हो जाएगी। ప్రధానమంత్రి గమనిస్తున్నారు. మీరు जी बात कर रहे थे कि हमने कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया। अरे केवल विश्व में अलग थलग नहीं किया मित्रों, उनके अपने इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है। ओआईसी की एक पृष्ठभूमि में आपको बता दूं, ये 1969 में बना था। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 1969 में इनकी पहली कॉन्फ्रेंस रबात में हुई थी, मोरक्को में। उस समय भी भारत को इन्वाइट किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, वो भाग लेने गए थे। पाकिस्तान ने उनकी पार्टिसिपेशन का विरोध किया और वहां के आयोजक मान गए कि हम भारत को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। बिना भाग लिए भारत वहां से अपमानित होकर वापस लौटा था। 50 वर्ष बाद कालचक्र घूमा है। अभी जो आबू धाबी में ओआईसी की मीटिंग हुई, वो उनकी स्वर्ण जयंती मीटिंग थी, स्वर्ण जयंती कॉन्फ्रेंस थी, 50th एनिवर्सरी। और वहां जब उन्होंने हमें इनवाइट किया, फिर पाकिस्तान ने विरोध किया और अंत में ये लिख के भेज दिया कि अगर आप भारत को दावतनामा देंगे, ये इन्विटेशन रद्द नहीं करेंगे, तो हम फाउंडर मेंबर होते हुए भी इसमें नहीं आएंगे। और यूएई ने उन्हें कहा, आपकी मर्जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, लेकिन हम भारत के इन्विटेशन को रद्द नहीं करेंगे। और आप सबने देखा कि पाकिस्तान की कुर्सी खाली थी और भारत मंच पर आसीन था। ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये जो हमारे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा जाते हैं, क्या लेकर आते हैं, ये है मोदी जी के विदेश यात्रा की उपलब्धि कि सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि ओआईसी के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा
पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए, लेकिन भारत का इनविटेशन रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा। पिछले 5 वर्षों के इतिहास में जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता हमने कमाई है, उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से एक और निवेदन करना चाहूंगी। जैसे वो शीर्षक का अंतर देखें, ऐसे ही वो हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र से जरूर करें। मित्रों, हम राष्ट्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम देशद्रोह को, कानून को समाप्त कर देंगे, यानी वो देशद्रोह को अपराध मानने से इनकार कर रहे हैं। हम राजनीतिक स्थिरता के नाम पर मजबूत सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं और वो गठबंधन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। हम देश में अभूतपूर्व विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और वो विकास के नाम पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। हम लोक कल्याण के लिए हर वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, वो कुछ वर्गों के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मीडिया के मित्र एक तरफ हमारा संकल्प पत्र रखें, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का घोषणा पत्र रखें, तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी देश की नब्ज पहचानते हैं, राहुल गांधी देश की नब्ज नहीं पहचानते, बाकी पार्टियों के लोग देश की नब्ज नहीं पहचानते। तो जिन्होंने देश की नब्ज को समझकर, पहचानकर अपना संकल्प पत्र बनाया है, जनादेश उसी को मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और इस संकल्प पत्र पर आप टिप्पणी करें दूसरों की तुलना के साथ, ये पुनः निवेदन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।